and welcome to my YouTube channel Chemistry for You, C for You by Kamal. Today is our lecture number 4 of electrochemistry. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नस्ट इक्वेशन. लेक्चर नंबर 4 में आपका फर्स्ट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन. तो बिफोर गोइंग टू नस्ट इक्वेशन में पीछे लेक्चर नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है. अगर मैं बोलूँ कॉपर का ECU2 प्लस Cu, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इज 0.34. If I say standard reduction potential for zinc is zinc 2 plus minus 0.76. This electrode potential is applicable only when the condition is standard, which means कि आपका जो इलेक्ट्रोड है it is in the 298 Kelvin temperature, 1 atm pressure and the solution जिस पर हमने डिस्पर्स किया है इलेक्ट्रोड को that is in 1m. This is the conditions. If the condition of this electrode, if this is your copper electrode and it is dipped in a copper sulfate solution which is of 1m and this temperature is 298 Kelvin, pressure is 1 atm, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Here we can say standard reduction potential. तो ये केस था आपका स्टैंडर्ड की बात है. नस्ट इक्वेशन आपको वो बताती है. अगर मैं इसके बारे में अगर E नॉट की जगह मैं कहूँ ECU2 प्लस Cu, तो अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, मतलब इफ द टेम्परेचर इज डिफरेंट, इफ द टेम्परेचर इज डिफरेंट, इफ यू कैन से कि टेम्परेचर अलग है, वी से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ कॉपर, for zinc, which means if we have to find EZn2 plus Zn, then what is the electrode potential of zinc for zinc? Okay, for that equation is given by Nust. Nust ने क्या की, फिर इक्वेशन दी. जब आपका कोई स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, आप कह सकते हो कि इसने दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन मतलब आपका कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं. इसने वो इक्वेशन दी. लेट्स से इफ वी आर यूजिंग जनरल इक्वेशन Mn plus n इलेक्ट्रॉन which gives m. इसको we can compare it with Cu2 plus 2 electron gives us Cu like this. So what is the Nust equation? The Nust equation is Mn plus m is equal to E naught Mn standard reduction potential of that electrode minus RT upon NF natural log concentration of M upon concentration of Mn positive. This is the equation. This is known as electrode reduction potential of that metal, that electrode. Standard electrode potential, what is R? R is your 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, joule Kelvin inverse mole inverse. This is the unit. N is your the electron which is exchanging between the ions. जैसे ions कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ions कितने इलेक्ट्रॉन देके ions बन रहा है. जैसे कॉपर है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी बात चल रही है. तो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कह सकते हैं. ठीक है, गेन या लॉस. इस केस में अगर हम बात करें तो गेन. ठीक है. T is your temperature in Kelvin. F is your Faraday constant which is 96500 Coulomb. Natural log ln is your natural log. We can write it log base E, which is log base E, and M is your concentration and N plus is your ion present here. ठीक है. Now if we say कि प्योर फॉर्म में जब भी किसी कंसंट्रेशन है एज यूनिटी, इस प्योर केस में जो
कंसंट्रेशन होती है किसी भी आयन किसी भी की कंसंट्रेशन कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, एम एन पॉजिटिव m इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव m माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ओके, नाउ if a reaction is there, if we say a reaction is there, तो मैं अगर रिएक्शन इसके बारे में लिखूं तो जैसे कॉपर है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, ये कॉपर देगा। तो फॉर दैट इफ आई विल राइट द इक्वेशन देन Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस आर टी अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग, 2 F नेचुरल लॉग ln से डिनोट करते हैं, देन वी राइट इट 1 अपॉन, बिकॉज वी विल टेक Cu एज अ Cu2 पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इफ Zn2 प्लस and plus 2 electron gives Zn, then what is the equation, then Zn2 plus less Zn is equal to E naught Zn2 plus Zn minus RT upon 2F log 1 upon Zn2 plus। why we are saying Zn2 plus here, क्योंकि Zn2 plus में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिखा है इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन और जब आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड ना हो। अब अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे मानूं कि Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस C, अब यहाँ पर जब स्टैंडर्ड कंडीशन में था तो हमने लिखा था कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो अगर अब स्टैंडर्ड कंडीशन में है ही नहीं ये पूरा का पूरा, इसको मैं C1 कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, इसको मैं C2 कंसंट्रेशन दे देता हूँ, मतलब अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन है, 0.1 m कंसंट्रेशन नहीं है। देन E नॉट सेल को, अब E नॉट सेल नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट E एनोड। ठीक है, ये क्या था आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस केस में ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थी, इसमें ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल थी, इस समय क्या हो जाएगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, जो इक्वेशन हमने 2 लिखी थी वहां पर। तो ई सेल है इस केस के लिए Zn2 प्लस स्लैश Zn, नहीं कॉपर नहीं है, कॉपर आपका क्या है, आपका कॉपर आपका कैथोड है Cu माइनस Zn2 प्लस Zn, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। जो इक्वेशन हमने बनाई थी उससे अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस RT अपॉन NF लॉन 1 अपॉन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन Cu2 प्लस माइनस बिकॉज माइनस इज देयर, तो E नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा, वहां पर भी क्या था, वहां पर क्या था, 0 माइनस RT अपॉन NF था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, RT अपॉन NF लॉन 1 अपॉन Zn2 प्लस। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई नॉट, ये जो टर्मिनल है ई नॉट वाले उनको एक संग लिख सकते हैं, ये वाला ये टर्म एक संग लिखते हैं ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn। ओके, ये वाले पार्ट को एक संग लिख सकते हैं। मैं अगर मैं इनको डायरेक्टली लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, RT अपॉन NF। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि Zn2 प्लस स्लैश
अगर आपको कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। तो इसको करके यही आता है, ठीक है। विकास को आपको कभी ड्राइव करने को नहीं दिया जाता, बस समझ सकते हैं। आपके ऊपर कौन सा साइन है, जो प्रोडक्ट साइड में आया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आयन होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सॉरी हाँ ठीक है। प्रोडक्ट साइड वाला आयन ऊपर आएगा और रिएक्टेंट साइड वाला आयन नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसको पता ही है कि ई नॉट सी यू टू प्लस, इसको क्या लिखते हो आप, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग जेड एन टू प्लस स्लैश सी यू टू प्लस। तो ई सेल का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप कौन सा क्या ले रहे हो आप, आपने ई सेल निकालना है तो ये अगर जिंक और कॉपर का अगर सेल हुआ, तो अगर कोई और सेल होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब मतलब ये हुआ, अब ये जो चेंज, ये जो वैल्यू आई है, ये जो इक्वेशन बनी है, इसको नष्ट इक्वेशन कहा था। जो पहली वाली इक्वेशन थी वो भी नष्ट थी, जिसमें आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। अब ई सेल मैंने बता दिया, ई सेल इज इक्वल टू, अगर मैं इसके केस की बात करूं तो ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अगर बाई चांस ये वाला सेल नहीं दिया गया होता, जेड एन टू प्लस वाला नहीं दिया गया होता, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट साइड में जितनी भी कंसंट्रेशन होंगे टर्म्स आयंस के फॉर्म में, अपॉन रिएक्टेंट साइड में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे, तो ये आपको ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं कोई रिएक्शन लेके करूं, एक और अगर कोई और रिएक्शन लेके करूं तो इसके रिलेटेड इक्वेशन, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि ये वाली इक्वेशन अब आपको याद रहनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास क्या है, सी यू टू प्लस, या फिर मैं कहा एन आई प्लस सी यू टू प्लस गिव्स सी यू प्लस एन आई टू प्लस। आपको दिख रहा है कि एन आई जीरो में है, प्लस टू में चले गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। सी यू टू प्लस कितने में हुआ, सी यू टू प्लस रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके लिए लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f। कैसे पता लगा 2f है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ni कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 1 2, तो क्या हो जाएगा लॉन, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के कंसंट्रेशन ni2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो ये था आपके नष्ट इक्वेशन से ई सेल। मतलब जब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको कुछ भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ना हो तब भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको ई सेल निकालने को, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है और आपको ई सेल निकालने को दिया है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपको ई नॉट सेल तो निकालना ही पड़ेगा। कॉपर और निकल का कोई दिया होगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात यह है कि हम इक्वेशन को यही नहीं छोड़ते, ये इक्वेशन को हम यही नहीं छोड़ते। अगर मैं दोबारा उस कॉपर के लिए लिखूं तो ई सेल इज इक्वल टू कितना आया था, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन, नहीं एन नहीं था, 2f था, लॉन जेड एन टू प्लस सी यू, ये आया था। नाउ अब मैं इसमें कुछ चेंज देखो, अगर मैं टेम्परेचर अगर मैं 298 केल्विन कर दूं, ठीक है, फराडे की वैल्यू लिख दें 96500 गुलाम पर मोल, ठीक है, गुलाम पर मोल, और आर की वैल्यू, आपकी वैल्यू कितनी लिख दें 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रख दें, और लॉन इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दे। लॉग बेस 10 को लिखने के लिए आपको पूरा लॉग बेस 10 नहीं लिखना, लॉग लिख देना है, तो लॉग बेस 10 है, लॉग बेस ई के लिए लॉन है। नाउ इफ वी कन्वर्ट इट इनटू लॉग बेस 10 देन इट विल बिकम ln is equal to 2.303 log 10, इसको सिंपली log भी लिख सकते हैं। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई ऑल दी थिंग्स, जो भी यहाँ पर है, मतलब 298 था, 8.314 था और 96500 को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन याद रखनी है, सब चीज जो कैलकुलेशन करके आएगी 0.0591 अपॉन 2 लॉग हो जाएगा। अब ये लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी क्या रिएक्टर, ये क्या है आपके ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये ठीक है। अगर आप वही आप जनरलाइज इक्वेशन लिख लो, देख लो एक बार, ठीक है।
वही जनरलाइज इक्वेशन एक बार अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो प्रोडक्ट अपॉन ई सेल इज इक्वल टू, अगर आपको बोलना होगा आपको यही इक्वेशन याद रखनी है, आपको नथिंग टू डील विद दैट कि इसमें क्या करना है, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है कि कैसे आया क्या नहीं आया, उससे नहीं जाना है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन पे ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। तो एन आ जाता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन हम तब लिख रहे हैं जब आपकी प्रोडक्ट, जब आपका क्या होगा, जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, ए पी और आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन। जब ई नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से जब आप ई सेल निकालोगे किसी भी ठीक है। तो अगर मैं कोई एक न्यूमेरिकल करूँ इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड अगर मैं कोई न्यूमेरिकल कराना चाहूँ तो करते हैं जरा, जैसे आपके पास जैसे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Zn/Zn2 प्लस 0.1 m, ठीक है, Cu2 प्लस 1.0 m, ठीक है, और स्लैश Cu, ठीक है। आपको बताइए सॉलिड है, इसको दिखा सकते हैं ऐसे करके, सॉलिड है। तो ऑब्वियस बात है इसमें इस साइड एनोड है और ये साइड कैथोड है, मतलब एन, इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखने गया तो Zn प्लस Cu2 प्लस, आपको पता ही है क्या बनेगी, Zn2 प्लस Cu बनेगी, ठीक हो गया। अब बात यह है कि इसको इसका हमें निकालना ई सेल निकालना है। अब उससे पहले आपको पता ही है ई सेल के इक्वेशन में ई नॉट सेल निकालने को आता है, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड मतलब कैथोड क्या है, कॉपर है, और ई नॉट एनोड मतलब जिंक है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ई नॉट कैथोड का कितनी वैल्यू आई है 0.34, जो हमने इससे पहले सॉल्व कर चुके कई बार, माइनस 0.76, वो कितनी वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ई सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू यूज होती है, तो आपको पता ही है 1.10 होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश करें तो आपको पता थी इक्वेशन क्या थी, ई सेल है इज इक्वल टू दिस इज नॉट ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2, तो log Zn2 प्लस Cu2 प्लस, क्योंकि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ई नॉट सेल इज 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कितने की वैल्यू है, Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस की वैल्यू है 0.1 अपॉन क्या होता है 1.0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1.10 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1। लॉग की एक प्रॉपर्टी है लॉग x की पावर -1, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग x हो जाती है माइनस लॉग x। अभी माइनस की पावर आगे आ जाएगी तो 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10। एज यूजुअल लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.3 वोल्ट आती है, कितनी आती है 1.3 वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है आप। तो ये था आपके नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड, दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स। अब आपके कभी कभी क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, इसका क्या बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। अब कैसे रिडक्शन पोटेंशियल बताना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे, मतलब क्या पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रोड है, उसमें कॉपर की रॉड है, और जो सॉल्यूशन है वो आपका कितना है 0.1 m है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रॉड, तो वही चीज है, कॉपर, इस इक्वेशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर इमर्ज्ड इन दी 0.1 m ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे किसका। अब वो स्टैंडर्ड केस में तो आपको पता ही है कि ई नॉट Cu2 प्लस Cu की वैल्यू कितनी होती है 0.34, बट यहाँ आपको यू हैव टू फाइंड आउट Cu2 प्लस Cu। अब इसके लिए आपको इक्वेशन वहीं जानी पड़ेगी जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी थी कि ई नॉट जो Cu2 प्लस था Cu2 प्लस Cu, तो सेम RT अपॉन NF था, यहाँ पर 2F हो जाएगा,
लॉन कितना हो जाएगा 1/cu2+। ये इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग भरी थी, ये इक्वेशन लिखी थी। यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 298, आर की वैल्यू भी वही कितनी 8.3145 for our days 96500। then if we will write the equation, then the ये RT upon F की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये लॉग में चेंज हो जाएगा और कितना हो जाता है 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cu2+ की कंसंट्रेशन कितनी तरीके है 0.1। तो कितना आ जाएगा, वही इक्वेशन को आपको क्या करना है सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका नस्ट इक्वेशन। What is Nernst equation? Nernst equation tells the electrode potential when the condition is not standard, which means if this condition is not standard, then we have an equation, we can find out the electrode potential as well as E cell also. Okay, now the relation between, next topic is the relation between Nernst equation and equilibrium constant. Now the relation between Nernst equation and the equilibrium constant, ठीक है। अब what is equilibrium? equilibrium में क्या होगा क्या देखो, आपकी रॉड है, if we have this type of setup, you have already seen it, this is your voltmeter या गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं, और इसमें आपने क्या लगाया copper sulfate solution, in here is a ZnSO4 solution which is of some concentration. Now this is your zinc rod and this is your copper rod, okay, not standard condition is here। तो आपके लिए इसके लिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस Cu2+। ये बार लिख चुके हैं हम, तो उसको ध्यान देते हैं। अब क्या हुआ, देखो जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर जमा हो रहे हैं, यहाँ से जिंक जा रहा है इलेक्ट्रॉन। एक टाइम ऐसा आएगा ये जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन देने खत्म होंगे, तो ये कॉपर भी जमा होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर इसमें जमा हो रहा है, और जिंक का आयन क्या हो रहा है, एक टाइम जिंक का आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो एक टाइम कैसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। उस समय जो स्टेज होगी, उस स्टेज को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेज। उस स्टेज में क्या कहा जाएगा, मतलब क्या हो रहा होगा कि जिंक की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में बढ़ रही है, लेकिन कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जा रही है, क्योंकि कॉपर तो जमा होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन जब स्टॉप हो, कैसे पता लगेगा रिएक्शन स्टॉप हो रही है, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो स्टेज क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां से चेंज होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब जब ये इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो सोचो कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इस केस में जो ई सेल होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ई सेल क्या हो जाएगा, 0। तो और जो कंसंट्रेशन होगी, आपको पता ही है, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है थोड़ा, Zn2 प्लस Zn Cu2+, ये किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, किसके, Kc के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, Kc के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, तो ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+। ये इक्वेशन दी। तो क्या होता है, जो ई नॉट सेल है, ई सेल वो क्या हो जाएगा, 0। ई नॉट सेल तो ऐसी के ऐसी रहेंगे, ई नॉट सेल 0.0591 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई सेल 0 हो जाएगा, ई नॉट सेल वैसे रहेगा, 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, 2 हो जाएगा। और ये जो ये कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, लॉग Kc के बराबर हो जाएगी। अब इस कंडीशन में अगर आप लिखो तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग Kc। अगर कोई भी
और रिएक्शन है तो चेंज इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो ये है आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किसका रिलेशन, नस्ट इक्वेशन का रिलेशन। अब एक और रिलेशन है, ये रिलेशन आप कर सकते हो। नॉर्मली लॉग केसी पूछा जाता है, इसी रिएक्शन में लॉग केसी अगर आपको निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये 1.10 है, अगर कॉपर और जिंक के केस में 0.059/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो आप लॉग केसी निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि लॉग केसी क्या होगा। अभी तक तो लॉग केसी पूछा गया है, एंटी लॉग होगा अगर केसी पूछेंगे तो, वो नहीं पूछा हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डेल्टा जी रिलेशन विद ई नॉट सेल रिलेशन, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल का रिलेशन। इसको मैं सिंपलाइज वे में समझाता हूँ। सिंपलाइज वे में क्या समझाते हैं, देखिए आपके पास मानो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब फ्री एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी मान लो अभी आपके पास जो सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, एनर्जी मिल रही है, मतलब वर्क करने को मिल रहा है। मान लो आपके पास आपने बहुत सारी मेहनत, आप सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, अपना एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि आपने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी से पढ़ाई करी, और आपके पास कितने जमा कर लिए आपने, और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बन गए, और आपको क्या हो गया, 10 करोड़ रुपीस क्या हो गया, मिल गए, ठीक है। आपने मेहनत करी, इतने मिल गए। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था उस समय आपने सोचा था कि आप लोगों की मदद करोगे, तो आप क्या करोगे, जब आप लोगों की मदद करना चाहते थे, उसी समय आप स्टार्ट कर रहे थे पढ़ाई अपनी। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बीच में आपको पता ही नहीं लगा कि आप क्या कर रहे हो। तो जब आपने इतने रुपये कमा लिए तो एक टाइम आपने सोचा मेरे को तो जो एक्चुअल काम था याद, मेरे को रुपये लोगों को वो करने थे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि आपका मन आएगा कि आप क्या करो, डोनेट करोगे। क्या करोगे, डोनेट करोगे। अब जब आपका मन आएगा डोनेट करने का, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जितने रुपीज है उतने के उतने, अगर आप 10 करोड़ आप कहोगे लोग पूरे के पूरे रुपए, अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद कंगाल हो जाओगे, उससे क्या फायदा होगा। तो वैसे ही तो 10 करोड़ रुपीज अगर आपके पास हैं तो आप क्या करोगे, एक अपने लिए कुछ रुपीज को आप अपने लिए बचाओगे जिससे आपके सर्वाइवल हो सके। तो मान लो आपने कितने 4 करोड़ अपने लिए रख लिए और 6 करोड़ क्या कर दिए, मतलब डोनेशन कर दिए। और वो जो डोनेशन की है 6 करोड़, वो कहलाती है आपकी फ्री एनर्जी। मतलब जो काम करने वाली एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे सिंपल सा अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उससे 100 जूल एनर्जी निकल रही है, और वो 100 जूल की 100 जूल तो यूज करेगा नहीं, वो कितनी जूल यूज करेगा, 60 जूल यूज करेगा। और वो 60 जूल जो एनर्जी यूज करेगा तो ऑब्वियस बात है 100 की 100 करेगा नहीं, और जो 60 जूल है, दिस 60 जूल इज योर फ्री एनर्जी। ये क्या है, आपकी फ्री एनर्जी है। जैसे ये है आपकी फ्री मतलब इतने रुपए देने के बाद आपका सर्वाइवल तो है, तो दिस इज नोन एज योर वर्केबल, ठीक है। तो अब मैं इसको सिस्टम से ही समझते हैं। तो फ्री एनर्जी समझ में आ रही है। अब फ्री एनर्जी वो वर्केबल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है। अब मान लो कि 60 जूल है फ्री एनर्जी उसके पास वर्क करने की, और उसने वर्क किया, मतलब कोई चीज बल्ब जला दी, या कोई चीज सिस्टम, मतलब आपका जो सेल था उसने बल्ब जला दिया, और उसके पास एनर्जी कितनी बची, अब 40 जूल बची। कितनी बची, 40 जूल। ये मान लो फ्री एनर्जी G1 है, ये G2 है, क्योंकि चेंज हो गई है अब फ्री एनर्जी। तो मान लो कि डेल्टा G, तो आप क्या लिखोगे, जो चेंज हुएगी गिब्स फ्री एनर्जी में, तो क्या लिखोगे, G2 माइनस G1, तो कितनी आएगी, 40 माइनस 60 कितनी आएगी, 40 माइनस 60 मतलब -20, ठीक है। कितनी जूल एनर्जी कितनी जूल एनर्जी, ये -20 क्या है, खत्म हो रहा है आपका, इतनी एनर्जी खत्म हो रही है। तो 60 से 40 गया तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, -20 जूल है। कितनी है, -20 जूल। अब सोचो आपने, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से देखोगे कितना वर्क किया है आपने, कितना वर्क किया है, तो आप कहोगे मैंने वर्क किया है 20 जूल का। कितने, सिस्टम ने कितने जूल का वर्क किया है। अगर मान लो कि आपका 10 करोड़ रुपीस थे, 6 करोड़ आप कह रहे हो कि आपको देने हैं, तो अगर आपने 4 करोड़ रुपीस क्या है बचे हैं, अब आपके पास 6 करोड़ थे दान के लिए, 4 करोड़ रुपीस बचे हैं,
तो 2 करोड़ रुपीस आपने क्या कर दिए हैं, काम में यूज कर लिए हैं। तो 20 जूल वही चीज है बेसिक, अगर हम इस रिलेशन से देखें तो समझ में आया। तो 20 जूल वर्क किया हुआ है और गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो कितना है, -20 जूल। तो यही रिलेशन आपका छुपा हुआ है। एक थर्मोडायनेमिक वे में क्या कह सकते हो आप कि जो भी डिक्रीज होगा गिब्स फ्री एनर्जी में वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बाद बराबर होगा। मतलब निगेटिव में कह सकते हो, अगर आपका मतलब अगर कोई वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स से, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। वर्क कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, यहाँ पर वर्क कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से, डेल्टा जी से। डेल्टा जी को मैं यहाँ निगेटिव ले सकता हूँ क्योंकि डेल्टा जी किस में आएगी वैल्यू, इस पे निगेटिव में आएगी, तो डब्ल्यू के बराबर होगा। इसको मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू लेता हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन था डब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है इस सिस्टम में, कितनी इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी फ्लो हुई है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनटू जो उसका ईएमएफ आया है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं एन इंटू एफ, एक्चुअली फराडे होता है, एफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फराडे होता है कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो 1F 9 फराडे हो गया 96500। एन क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का वहां पर चेंज हो रहा है, और ईएमएफ जिसको हम क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल डेल्टा जी के हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम में, और वो किसके बराबर है, एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल। और डेल्टा जी जब आप निकालोगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्या होगा, रिएक्शन पूछी जाएगी, रिएक्शन दी गई होगी और वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है आपका ई नॉट सेल, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई नॉट सेल क्या है, जो आपका वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आएगा, और एफ क्या है आपका 9600 कूलम्ब पर मोल। इसका मतलब जो आपकी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, सीवी पर मोल, विच मीन्स जो ये होगा एफ ई, तो आपको पता है वोल्ट में होगा पर मोल। तो ये थी आपकी इक्वेशन, डेल्टा जी की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो इन दिस लेक्चर वी इंक्लूडेड, क्या हमने क्या क्या इसमें देखा था, हमने देखा था कि नस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेकंड हमने पढ़ा उसके बारे में कि इक्वेशन कैसे रिलेट होगी किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और थर्ड हमने देखा डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो अगर मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक को, 3 इक्वेशन को कवर किया। अगर आपके पास Mn पॉजिटिव और n इलेक्ट्रॉन है और ये बना रहा है m, देन E नॉट Mn पॉजिटिव m, इसका मैं वो वाला फॉर्म लिख रहा हूँ जो आपको कैलकुलेशन में यूज करना होगा, E नॉट Mn पॉजिटिव m माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 upon Mn positive. Second one is if we have we have to find out E cell. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सेकंड इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log kc, and last is delta G is equal to minus NFE not cell. So this is
इज योर 4 वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने दिखा दिया ये सब चीज़ हुई है। ये था आपका लेक्चर नंबर 4। अभी तक हम गैल्वेनिक सेल भी पढ़ लिए हैं, हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में कॉमर्शियल सेल क्या होता है, उसमें कैसे प्रोसेस चलती है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक तो रहेगा, जो एक टॉपिक तो रहेगा कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूल देना। थैंक यू।